to everyone. Welcome to our class 11th history. And yesterday we have seen the economic expansion of the Roman Empire कि किस तरह से उनके जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन था जो कि आर्थिक एक्सपेंशन था वो किस तरह से पूरे एरिया के अंदर बढ़ा हुआ था। जो पूरा रोमन एम्पायर था उनके हार्बर्स मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो हार्बर्स थे वो और जो वहाँ की जो वाइन्स होती थी स्पेनिश वाइन्स और इटालियन वाइन्स ये सब बहुत ज़्यादा क्या थी बेस्ट हुआ करती थी उस टाइम के अंदर। बहुत बढ़िया क्वालिटी की हुआ करती थी। तो जो भी था अपन ने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्सपेंशन के अंदर। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस में इकोनॉमिक एक्सपेंशन वाले में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। So here we are continuing with our lesson with our topic. Our new topic is controlling workers. Now controlling workers. How do they control their workers? अब काम तो सभी जगह लिया जाता है, वर्कर्स सभी जगह होते हैं, but how did the Roman Empire control their worker? First of all, we will see that the treatment of the slaves. Slaves means gulam. How do they treat the slaves? गुलामों को कैसे ट्रीट किया? Soon after the city prefect Lucius Pedanius Scandius was murdered by one of his slaves. After the murder, ancient custom required that every slave residing under the same roof must be executed. But a crowd gathered, eager to save so many innocent lives, and rioting began. Senate House was beside inside. There was a feeling against excessive severity, but the majority opposed any change. The senators favoring execution prevailed. However, great crowd ready with stones and torches prevented the order from being carried out. Nero rebuked the population by edict and lined with troops the whole route along which those condemned were taken for execution. Now here there is an instance of the slaves कि slaves के साथ कैसे ट्रीट हुआ जा करता था। एक सिटी के अंदर ल्यूकस पेडिनस स्कैंडस कोई एक अधिकारी होगा कोर्ट का, उस टाइम के कोर्ट का, जो कि राजा के कोर्ट था या सीनेट था, उस टाइम के अंदर इस आदमी को एक स्लेव ने करना इसका मर्डर कर दिया। और जब उसने इसका मर्डर किया तो जो जुडिशरी थी उसने डिसाइड किया कि इसको एग्जीक्यूट कर दे, मतलब मीन्स इसको फांसी दे दीजिए। तो ये जुडिशरी सुन करके बहुत सारे लोग कहते कहाँ पे आ गए, सड़कों पर उतर आए, बड़ी भीड़ जमा हो गई और सब इसके एग्जीक्यूशन के फेवर में नहीं थे कि इसको फांसी ना दी जाए। उसका रीजन ये था कि जो स्लेव्स के साथ हुआ करता था, जो गुलामों के साथ ये लोग जो ट्रीटमेंट किया करते थे वो एक बहुत बर्बरता भरा वाला ट्रीटमेंट होता था। यानी कि उनकी जो लाइफ होती थी वो लाइफ मिजरेबल होती थी, बहुत खराब लाइफ होती थी उनके। बेचारों को अपना पूरा जीवन क्या था, जीना पड़ता था इस तरह से जैसे कि उनका तो कोई जीवन ही नहीं, जीना इस तरह से पड़ता था कि उनका तो कोई जीवन ही नहीं, उनको सारी जिंदगी गुलामी करनी पड़ती थी। कोई गलती कर देते तो उनके ऊपर हंटर बरसाए जाते, कोड़े बरसाए जाते, और भी बहुत तरह से उनको क्या किया जाता था, गलत तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता था। सो लेट्स सी कंट्रोलिंग वर्कर्स. Slavery was an institution deeply rooted in the ancient world, both in the Mediterranean and in the Near East. And not even Christianity, when it emerged and triumphed as the state religion in the 4th century, seriously challenged this institution. अब
एंशियंट वर्ल्ड के अंदर, पुरानी दुनिया के अंदर स्लेवरी तो क्या था, गुलामी जो थी एक, ये आप समझ लीजिए एक प्रथा थी, एक इंस्टीट्यूशन थी कि भाई गुलामी तो, अगर बेचारा इंसान गरीब है या और उसके और कोई परेशानियां हैं तो उसको तो गुलामी करनी पड़ती थी, तो वो गुलाम एक तरह से क्या गुलामी की तो वहाँ पे प्रथा ही थी पुरानी दुनिया के अंदर, एंशियंट वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो मेडिटेरेनियन सी हो का एरिया वाला हो, मेडिटेरेनियन सी वाला जो एरिया है वो हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो, कोई सा भी एरिया है, गुलामी तो मस्ट थी, यानी कि स्लेव्स तो वहाँ पे मस्ट थी। एंड नॉट इवन क्रिश्चियनिटी व्हेन इट इमर्ज्ड एंड ट्रायम्फ्ड एज द स्लेव रिलीजन in the fourth in the fourth century seriously challenged this institution. It does not follow that the bulk of the labor in the Roman economy was performed by slaves. तो ये जो क्रिश्चियनिटी आने तक फोर्थ सेंचुरी तक क्या था, ये काम उनका चल ही रहा था। बट जब क्रिश्चियनिटी वहाँ पर आई तो थोड़ा सा उन्होंने क्रिश्चियनिटी ने इस चीज़ को चैलेंज किया कि स्लेवरी कराना, गुलामी कराना गलत काम है, और they may have been true of large parts of Italy in Republican under Augustus. There were still 3 million slaves in total. Italian population of 7.5 million. अब अगर अपन आप देखते हैं, अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन से क्या पता चलता है कि अगस्टस जो था उसके खुद के टाइम के अंदर जो 7.5 मिलियन पॉपुलेशन थी इटली की, उसमें से 3 मिलियन लोग तो खाली स्लेव्स थे। तो इतने सारे लोग कहते हैं गुलाम। खाली अगस्टस जो अपन ने पहले देखा, जो कि बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके टाइम में भी क्या था कि 7.5 मिलियन जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, सॉरी इटली की, उसमें से 3 मिलियन लोग क्या थे, स्लेव्स थे। But it was no longer true of the empire as a whole. Slaves were an investment, and at least one Roman agriculture writer advised landowners against using them to contexts where too many might be required, for example, for harvesting, or there are where where their health could be damaged, for example, by malaria. These considerations were not based on any sympathy for the slaves, but on hard economic calculations. तो ये स्लेव्स का क्या थे, ये अमीर लोगों के लिए क्या थे, इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे। अब चाहे इनकी कंडीशंस कैसी भी हो, चाहे इनको बुखार आ रहा हो, चाहे इनको मलेरिया हो रहा हो, चाहे हार्वेस्ट का टाइम हो रहा हो, ऐसा बोल रखा था कि भाई अगर किसी वर्कर को मलेरिया है, जो बीमारी है, अगर हो तो उसको यूज में ना लिया जाए, उस लेबर को यूज नहीं किया जाए। बट ऐसा नहीं होता था। लोग तो जो उनसे काम लेना चाहते थे वो अपने तरीके से काम लेते थे, चाहे उसको कोई सी भी बीमारी हो। अगर सपोज करिए हार्वेस्ट का टाइम है, हार्वेस्ट का टाइम जब होता है तो वो, तो वहाँ पे क्या है, लेबर की जरूरत पड़ती है। अगर उस टाइम पे अगर कोई लेबर बीमार है, अगर कोई लेबर बीमार है तब भी उसको क्या है, काम पे जाना पड़ता है। उनके लिए कोई भी सिंपैथी, किसी प्रकार की सिंपैथी उनके लिए नहीं। The Roman upper class were often brutal towards their slaves. Ordinary people did sometimes show much more compassion. अब रोमन एम्पायर के जो अपर क्लास लोग थे, जो समाज के जो ऊपर तबके के लोग जो थे, वो लोग बहुत ब्रूटल होते थे इनके साथ, इन स्लेव्स के साथ बहुत हार्श, मतलब वो उनको बहुत ज़्यादा सताते थे, परेशान करते थे, मारते पीटते थे। मतलब उन लोगों ने जो अपर क्लास थे सोसाइटी के, उन्होंने स्लेव्स की हालत बहुत बुरी कर दी। हाँ, अगर किसी कॉमन मैन के पास अगर कोई स्लेव्स है तो वो फिर भी सिंपैथी दिखाते थे, कंपैशन दिखा देते थे स्लेव्स के प्रति। बट जो अपर क्लास के लोग थे वो कोई सिंपैथी या कोई कंपैशन इन स्लेव्स के लिए उनके पास नहीं। A warfare became less widespread with the establishment of peace in the first century. The supply of slaves tended to decline, and the users of slave labor thus had to turn either to slave breeding
or to cheaper substitutes such as wage labor, which was more as easily dispensable. अब जब फर्स्ट सेंचुरी का टाइम था, जब भी कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, सब कुछ सब काम शांति के साथ चल रहा था, तो जो स्लेव सिस्टम था उसके अंदर क्या हुआ, कमी आई, डिक्लाइन हुआ वो। और जो यूजर्स थे स्लेव्स के, अब उन्होंने स्लेव्स को रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको एक वेज लेबर, यानी कि अगर आप काम करोगे तो आपको वेज दिया जाएगा, आपको मजदूरी दी जाएगी, ये सिस्टम उन्होंने चालू किया। तो फर्स्ट सेंचुरी में तो अपन ने देखना को मिलता है कि स्लेव्स लेबर के अंदर से कमी आई थी, और स्लेव्स को जो ये हायर करते थे वो ऑन वेजेस हायर करते थे। In fact, free labor was extensively used on public works at Rome precisely because an extensive use of slave labor would have been too expensive. अब ज़्यादातर जो फ्री लेबर होते थे, यानी कि जो मजदूरी करने के बदले में कुछ भी नहीं लेते थे, तो रोमन एम्पायर क्या करता था, कोई जैसे कोई बिल्डिंग बना ली है या कोई सड़क बनानी है, पब्लिक वर्क जो भी है, कोई अगर पब्लिक वर्क करवाना होता था तो वो ज़्यादातर किसका यूज़ करते थे, ज़्यादातर वो लोग फ्री लेबर्स का यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि जो स्लेव लेबर था वो क्या होता, स्लेव लेबर या वेजेस लेबर जो था, स्लेव वेजेस लेबर जो था वो क्या हो जाता उनके लिए, फिर कॉस्टली पड़ जाता, या कॉस्टली पड़ जाता था, तो वो इतना पे नहीं कर पाते थे। वो ये सोचते थे कि हम काय के लिए पे करें थे, फ्री में काम हो जाएगा। तो वो जो फ्री लेबर हुआ करते थे उनका यूज करते थे पब्लिक वर्क के लिए। Unlike hired workers, slaves had to be fed and maintained throughout the year, which increased the cost of holding this kind of labor. अब स्लेव्स, अगर आप किसी को गुलामी करवाते हैं या किसी को अपना बंधुआ मजदूर बनाते हैं, बाउंडेड लेबर कर रखते हैं, तो उसके अंदर जो मेंटेनेंस का चार्ज आता था वो बहुत कॉस्टली हो जाता था। कैसे? क्योंकि साल भर तो उसको रखना ही पड़ता था, फिर उसको खाना खिलाना, उसकी देखभाल करना, ठीक है, बीमार हो जाए तो मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड कराना। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता था। दिस इज प्रोबेबली व्हाई स्लेव्स आर नॉट वाइडली फाउंड इन द एग्रीकल्चर ऑफ द लेटर पीरियड, एटलीस्ट नॉट इन द ईस्टर्न प्रोविंस। और यही कारण था कि एग्रीकल्चर जो थी, एग्रीकल्चर के अंदर जो स्लेव्स थे या जो गुलाम काम करते थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नहीं मिल पाते थे, यही कारण था। अब क्या, अगर आप उनको रखते हैं अब एग्रीकल्चर के लिए में, तो काम कब आएगा, कोई भी वर्कर काम कब आएगा एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में तो काम जब ही आएगा जब या तो हार्वेस्टिंग का टाइम हो या सोइंग का टाइम हो। बाकी टाइम क्या क्या करेगा लोग। तो इसीलिए एग्रीकल्चर के अंदर तो इस टाइप के जो स्लेव्स थे वो देखने को मिलते नहीं थे। बस क्या करते थे, सोइंग के टाइम पे स्लेव्स को हायर कर लेते थे और हार्वेस्टिंग के टाइम पे स्लेव्स को हायर कर लेते थे। तो इससे क्या था, जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस थी लेबर की पूरे साल भर की, वो क्या होती थी, वो पूरी सेव हो जाती थी, वो बचती थी। अगर वो पूरे साल भर रखते स्लेव को तो वो उसको साल भर खिलाना पड़ता। अभी आपने सोइंग का टाइम सपोज करिए महीने 2 महीने का है, तो महीने 2 महीने रख लिए, हार्वेस्टिंग का टाइम महीने 2 महीने का है, तो महीने 2 महीने रख लिए, और महीने 2 महीने रख करके उसका जो भी ये वो, अगर वो उसका जो मेंटेनेंस चार्ज होता था वो कम होता था, क्योंकि 4 महीने के काम हुआ। और वहाँ पे अगर आप परमानेंट एक पूरे साल भर के लिए स्लेव रखते हो तो उसको पूरे साल भर उसका मेंटेनेंस करना पड़ता। तो यही कारण था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो स्लेव्स थे वो देखने को नहीं मिलते। On the other hand, they and freedmen, that is slaves, who had been set free by their masters, were extensively used as business managers, where obviously they were not required in large numbers. Master often gave their slaves or freedmen capital to run business
ऑन देयर बिहाफ और इवन बिजनेस ऑफ देयर। तो कई मास्टर्स जो थे जब ये फ्री हो जाते थे, लेबर फ्री हो जाते थे, तो या तो वो उनके बिहाफ पे बिजनेस स्टार्ट कराते थे उस व्यक्ति से कि भाई तो हमारे बिहाफ के ऊपर हम तुम्हारे को मनी देते हैं और आप तुम बिजनेस स्टार्ट करो। अब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो जो उसका जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी प्रॉफिट के अंदर जो भी शेयर होगा, जिसने कैपिटल अमाउंट दिया या जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसका तो ज़्यादा ही होगा। तो इस तरह से क्या था, इस तरह से भी काम में इनको लिया जाता था। मीन्स अगर ये यहाँ से छूटे तो इनको, कहने का मतलब ये है कि इनको लोन दे करके इनको वापस से अपने अंडर ही रख लेंगे, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से। क्लियर? एनी क्वेश्चन? समझ में आ गया? ओके। द रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। और जो रोमन एग्रीकल्चर थे, जो फार्मर्स थे, वो लेबर के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। क्यों? क्योंकि सब चीज़ किसके ऊपर डिपेंड है? उनका तो जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं उनकी तो सब चीज़ डिपेंड ही एग्रीकल्चर, तो वो बहुत ध्यान देते थे लेबर के ऊपर। Columella, a first century writer who came from the south of Spain, recommended that landowners should keep a reserve stock of implements and tools, twice as many as they needed, so that production could be continued. तो कॉल्यूमिला जो कि साउथ ऑफ स्पेन से है, तब वो ये लिखता है कि जो लैंड ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स को अपने जो स्टॉक है, जो कि आपका इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स हैं, वो आपको कम से कम दुगने रखने चाहिए, जिससे कि क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है वो कंटिन्यूसली चलता है। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूसली चलता है। फॉर द लॉस इन स्लेव लेबर टाइम एक्सिस्ट द कॉस्ट ऑफ सच। अब जैसे जैसे स्लेव लेबर का चलन खत्म होने लगा, होता होना शुरू हुआ, तो इन आइटम्स की कॉस्ट क्या थी, जैसे जो कि अपना इम्प्लीमेंट एंड टूल्स हैं, जो खेती के काम के अंदर आते हैं, इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स जो खेती के काम में आते हैं, उनकी कॉस्ट क्या होने लगी, दिन पे दिन बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि अब आप जो काम अब पहले स्लेव लेबर करता था, अब उसकी जगह इम्प्लीमेंट्स और टूल्स का यूज़ ले रहे हैं लोग, तो उनकी कॉस्ट क्या है, इंक्रीज होने लगी। There was a great presumption among employers that without supervision no work would ever get done. So supervision was paramount for both free workers and slaves. और ये एक जनरल assumptions था एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो किसी को काम पे रखते हैं, उनका एक assumption था, उनका एक मानना था कि क्या मानना था कि विदाउट सुपरविजन, सुपरविजन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। तो सुपरविजन वॉज पैरामाउंट। सुपरविजन जो है, यानी कि कोई भी काम करवाना है या कोई भी काम किसी से लेना है, तो उसके ऊपर उसको सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या है, या आपका काम क्या है, बिगड़ जाए। अगर आपने उसको सुपरवाइज नहीं किया, उसने आपने देखा नहीं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या बैठा हुआ है खेत में, उसको काम करने के लिए भेजा, कोई सुपरविजन नहीं है, तो वो बैठ जाएगा और काम 4 घंटे का काम करना है तो वो आधा घंटे काम करेगा, बाकी 3.5 घंटे वो इधर उधर वेस्ट कर देगा। तो जो एम्प्लॉयर्स थे उनका ये अजम्पशन था कि कोई भी काम, उस समय मेन काम एग्रीकल्चर ही होता था, कोई भी काम क्या है, कैसे होगा, सुपरविजन से होना चाहिए, क्योंकि बिना सुपरविजन के काम क्या है, खराब हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर? समझ में आ गया? ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।